जब अनिका ने तुहिन की बात सुनी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। उसे दक्ष की गर्लफ्रेंड कहलाना अच्छा लगा। अन्य लोगों ने भी तुहिन को देखा। वह बहुत दुस्साहसी था। आकाशीय सम्राट आदित्य ने दक्ष की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। फिर आकाशीय सम्राट आदित्य ने कहा, डार्क शैडो पैलेस का राजकुमार माधव, पशु कबीले की राजकुमारी जिया और अलौकिक सूर्य पक्षी रजत, दक्ष तुमने अपने दोस्तों से मुझे मिलवाया भी नहीं। कोट। जब ब्लू फायर टावर के सदस्यों ने आकाशीय सम्राट आदित्य की बात सुनी तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। डार्क शैडो पैलेस का राजकुमार, पशु कबीले की राजकुमारी और अलौकिक सूर्य पक्षी, वे सभी बेहद ताकतवर और डरावने थे और वे सभी दक्ष के साथ थे। ब्लू फायर टावर के सदस्यों ने सोचा, वे सभी बेहद डरावने हैं। दक्ष ऐसे अविश्वसनीय योद्धाओं के साथ है तो इसका मतलब दक्ष बहुत शक्तिशाली हो गया होगा। कोट। मास्टर आदित्य, आप बहुत दयालु हैं। कोट। माधव ने आकाशीय सम्राट आदित्य के सामने झुकते हुए कहा। आखिरकार सम्राट आदित्य एक आकाशीय सम्राट था। उन्हें उसके सामने सम्मान दिखाना था। मास्टर आदित्य, आप माधव, जिया और रजत को पहले से ही जानते हैं। वे सूरज और तुहिन हैं और वे दोनों विश्वनाथ और जहाश हैं। वे दोनों मेरे भाई हैं। हम सभी चैंपियन अकादमी में एक साथ छात्र हैं। कोट। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की बात सुनकर आकाशीय सम्राट आदित्य की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, क्या तुमने सच में चैंपियन अकादमी में प्रवेश पा लिया? कोट। वास्तव में 1 साल पहले विशाल आकाशीय प्राचीन शहर को छोड़ने के बाद मैं पवित्र शहर गया और मैंने वहां चैंपियन अकादमी में दाखिला ले लिया। कोट। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। दक्ष, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी चैंपियन बन जाओगे। कोट। आकाशीय सम्राट आदित्य ने कहा, जरूर, जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैंपियन समारोह में वहां उपस्थित होंगे। कोट। दक्ष ने विनम्रता से कहा। दक्ष की बात सुनकर आकाशीय सम्राट आदित्य की आंखें चमक उठी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम चैंपियन बनोगे तब मैं चाहे जहां भी रहूं, मैं तुम्हारे चैंपियन समारोह में अवश्य आऊंगा। अब से मैं हर समय पवित्र शहर के समाचारों से अपडेट रहने की कोशिश करूंगा। अगर तुम चैंपियन बनोगे तो मैं वहां अवश्य आऊंगा। कोट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर आदित्य। कोट। दक्ष ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। जब भीड़ में उपस्थित लोगों ने आकाशीय सम्राट आदित्य और दक्ष की बातचीत सुनी तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। वे उनकी बातें नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि वे किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। भीड़ को ये समझ में आ गया कि आकाशीय सम्राट आदित्य दक्ष के बारे में बहुत सोचते हैं। शायद दक्ष भविष्य में एक भयानक योद्धा बन जाएगा। 1 साल पहले शायद प्रतियोगिता का विजेता एक भयानक योद्धा था। कोट। भीड़ में से कुछ लोगों ने सोचा। इस समय भीड़ में कुछ लोगों की आंखें गुस्से और आश्चर्य से भरी हुई थी। वे लोग अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे। वे पवार परिवार के सदस्य थे। पवार परिवार दक्ष से नफरत करता था और वे अपना बदला लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें दक्ष से बदला लेने का कभी मौका नहीं मिला। अब जब दक्ष वापस आ गया था तो वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था और इसके ऊपर वह आकाशीय सम्राट आदित्य का एक बहुत अच्छा दोस्त लग रहा था। जब पवार परिवार के लोगों ने ये देखा तो उन सभी के चेहरे उतर गए। अब उनके पास दक्ष से बदला लेने का कोई मौका नहीं था। दक्ष अब एक अलग दुनिया में था। इधर जब दृष्टि ने आकाशीय सम्राट आदित्य की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी और वह दक्ष को देखने लगी। दक्ष अभी भी स्वर्गीय स्तर का योद्धा दिख रहा था, लेकिन आकाशीय सम्राट आदित्य दक्ष से एक अच्छे दोस्त की तरह बात कर रहे थे। ये देखकर दृष्टि ने सोचा, शायद दक्ष अपना असली साधना स्तर छिपा रहा है। वह वास्तव में कितना शक्तिशाली हो गया है। कोट। इधर आकाशीय सम्राट आदित्य ने मुस्कुराते हुए दक्ष और उसके दोस्तों की ओर देखा और कहा, सब लोग चलो ब्लू फायर टावर के अंदर चलते हैं और बैठकर बातें करते हैं। कोट। दक्ष और उसके दोस्तों ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और वे सभी ब्लू फायर टावर के अंदर चले गए। ब्लू फायर टावर के बाहर भीड़ बहुत उत्तेजित थी। दक्ष बहुत शक्तिशाली योद्धाओं के साथ ब्लू फायर टावर में आया था और आकाशीय सम्राट आदित्य स्वयं उनका स्वागत करने आए थे। इसके अलावा वे सभी चैंपियन अकादमी के छात्र थे। भीड़ बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। बेशक कुछ लोग उदास महसूस कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लू फायर टावर के अंदर आकाशीय सम्राट आदित्य दक्ष और उसके दोस्तों को एक बड़े से महल में ले आए। वे सभी वहां कुर्सियों पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। उनके सामने मेज पर खाने की चीजें और बेहतरीन शराब रखे हुए थे। सम्राट आदित्य ने दक्ष की ओर देखा और पूछा, दक्ष, क्या तुम यहाँ किसी विशेष कार्य के लिए आए हो? कोट। अगर दक्ष केवल उनसे मिलने आया होता तो वह अपने साथ इतने मजबूत योद्धाओं को नहीं लाता, वह अकेले ही ब्लू फायर टावर में आ सकता था।
लेकिन दक्ष अपने साथ इतने शक्तिशाली योद्धाओं को लेकर आया था, जिसका मतलब था कि दक्ष किसी कारण से यहाँ आया था। मास्टर आद्रित, मुझे 9 महान दिव्य महलों में कुछ मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। इस बार मैं छोटी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। कोट, दक्ष ने कहा। दक्ष की बात सुनकर बैंगनी सुनहरे कपड़े पहने प्रोफेसर ने कहा, दक्ष, मुझे तुम्हें कुछ चेतावनी देनी है। कोट, वे स्तर 9 के प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1 साल पहले उनकी प्रतियोगिता का निर्णय लिया था। मास्टर, क्या बात है? क्या कुछ गड़बड़ है? कोट, दक्ष ने पूछा। दक्ष, पिछली बार जब हम विशाल आकाशीय प्राचीन शहर गए थे, तो शाश्वत महल के एक शक्तिशाली योद्धा ने हमारा पीछा किया और ब्लू फायर टावर में आ गया। हालांकि उसने सीधे हमला नहीं किया और वापस चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने थोड़ी जांच की और मुझे पता चला कि स्वॉर्ड माउंटेन ने आपके ठिकाने के बारे में शाश्वत महल को सूचित किया था। स्वॉर्ड माउंटेन के लोगों ने शाश्वत महल को बताया कि आप कहाँ हैं, और वह योद्धा आपका पीछा करने लगा। कोट, बैंगनी सुनहरे कपड़े पहने प्रोफेसर ने कहा। उसने आगे कहा, क्योंकि स्वॉर्ड माउंटेन में आपका एक अच्छा दोस्त रहता है, इसलिए मुझे चिंता थी कि आप वहां जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता था कि आप वहां न जाए। आपका वहां जाना खतरनाक होगा। कोट, ये स्वॉर्ड माउंटेन था। कोट, दक्ष ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी। स्वॉर्ड माउंटेन उसका दुश्मन नहीं था। केवल 2 लोग जो उसे स्वॉर्ड माउंटेन से जोड़ते थे, वे राजवीर और सम्राट जितेंद्र थे। राजवीर स्वॉर्ड माउंटेन का शिष्य था और स्वॉर्ड माउंटेन राजवीर की वजह से उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए केवल एक ही संभावना थी, सम्राट जितेंद्र। दक्ष ने सुना था कि स्वॉर्ड माउंटेन के वर्तमान नेता सम्राट कुलभूषण ने सम्राट जितेंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दक्ष को नहीं पता था कि सम्राट कुलभूषण सम्राट जितेंद्र से इतनी नफरत क्यों करता था। दक्ष को यकीन था कि यह सम्राट जितेंद्र की वजह से था कि स्वॉर्ड माउंटेन ने शाश्वत महल को उसके ठिकाने की सूचना दी थी। आखिरकार जब वह स्वॉर्ड माउंटेन पर गया था तो कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मास्टर, मेरे अच्छे दोस्त राजवीर के बारे में क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? कोट, दक्ष ने बैंगनी सुनहरे कपड़े पहने प्रोफेसर से पूछा। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने सुना है कि जब तुम ब्लू फायर सिटी से चले गए थे, तब राजवीर भी अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वॉर्ड माउंटेन से चला गया था। कोट, बैंगनी सुनहरे कपड़े पहने प्रोफेसर ने कहा। ठीक है, यह अच्छा है कि वह अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर गया है। उसे मजबूत बनने की जरूरत है। कोट, दक्ष ने कहा। दक्ष, क्या तुम स्वॉर्ड माउंटेन जाना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कोट, आकाशीय सम्राट आदित्य ने कहा। आकाशीय सम्राट आदित्य के दक्ष के साथ होने से दक्ष सुरक्षित रह सकता था। दक्ष, उन्हें अपने साथ आने दो। स्वॉर्ड माउंटेन में ब्लू फायर सिटी के योद्धा हैं। अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि तुम ब्लू फायर टावर में हो। कोट, अनिका ने चिंतित होकर कहा। अनिका को दक्ष की चिंता हो रही थी। स्वॉर्ड माउंटेन का नेता सम्राट कुलभूषण एक महान सम्राट था। दक्ष उसके सामने कुछ नहीं कर सकता था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम दुश्मन नहीं हैं। कोट, दक्ष ने कहा। उसने आगे कहा, इसके अलावा अगर सम्राट कुलभूषण ने हमला करने की हिम्मत की तो मैं उसे अपनी सामाजिक स्थिति बता दूंगा। अगर फिर भी सम्राट कुलभूषण ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो स्वॉर्ड माउंटेन दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। कोट, वास्तव में दक्ष स्वॉर्ड माउंटेन का दुश्मन नहीं था। स्वॉर्ड माउंटेन केवल सम्राट जितेंद्र की वजह से उसे मारना चाहता था। जिया और रजत के पास अपने बुजुर्गों की ईश्वरीय जागरूकता का एक अंश था। इसलिए अगर सम्राट कुलभूषण हमला करने की हिम्मत करता तो पशु कबीला स्वॉर्ड माउंटेन को नष्ट कर देता। इधर दक्ष की बात सुनकर ब्लू फायर टावर के सदस्य हैरान रह गए। दक्ष बहुत आश्वस्त लग रहा था। वे सोचने लगे कि आखिर दक्ष की सामाजिक स्थिति क्या थी। क्या वह अब बहुत शक्तिशाली हो गया था? क्या उसके पीछे किसी शक्तिशाली समूह का समर्थन था? जब आकाशीय सम्राट आदित्य ने दक्ष की बात सुनी तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, बुरा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी ईश्वरीय जागरूकता का एक अंश दूंगा। अगर तुम खतरे में हो तो मुझे बताना। कोट, फिर उन्होंने अपनी ईश्वरीय जागरूकता खोली और एक ताबीज में अपनी ईश्वरीय जागरूकता का अंश डाल दिया। फिर उन्होंने उस ताबीज को दक्ष को देते हुए कहा, दक्ष, अगर तुम्हें कोई समस्या है या तुम किसी खतरे में हो तो इस ताबीज को तोड़ देना। मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। कोट, दक्ष ने ताबीज लिया और विनम्रता से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर आद्रित। कोट, मास्टर आद्रित बहुत उदार थे। खतरे की स्थिति में समर्थन के लिए एक आकाशीय सम्राट का होना एक बहुत अच्छी बात थी। अगर ड्रैगन रिज माउंटेन के खिलाफ लड़ते समय दक्ष किसी खतरे में हुआ तो वह आकाशीय सम्राट आद्रित को मदद के लिए बुला सकता था। इसके बाद उन सभी ने कुछ समय तक बातें की, खाना खाया और शराब पी। कुछ समय बाद दक्ष के जाने का समय हो गया।
वह उठ खड़ा हुआ और आकाशीय सम्राट आदित्य से कहा, मास्टर आदित्य, अब हमें चलना चाहिए। कोट, दक्ष, तुम इतनी जल्दी जाना चाहते हो? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? कोट, आकाशीय सम्राट आदित्य ने पूछा। मास्टर आदित्य, मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। चैंपियन अकादमी में प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है। मुझे लगातार मजबूत बनने की जरूरत है। कोट, दक्ष ने विनम्रता से कहा। चैंपियन अकादमी के छात्र दृढ़ निश्चयी होते हैं। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें हमसे मिलने वापस आना होगा। कोट, आकाशीय सम्राट आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे मिलने ब्लू फायर टावर पर वापस आऊंगा। कोट, दक्ष ने विनम्रता से झुकते हुए कहा। दक्ष। कोट, इस समय अनिका ने कहा। अनिका उठ खड़ी हुई। आकाशीय सम्राट आदित्य ने अनिका की ओर देखा और कहा, अनिका, मैंने तुम्हें कुछ चीजें सिखाई है। अब तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। जाओ, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। कोट, बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक। कोट, अनिका ने आकाशीय सम्राट आदित्य के सामने झुकते हुए कहा। अनिका एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी और एक छोटी लड़की की तरह मुस्कुरा रही थी। इधर दृष्टि ने अनिका की ओर देखा और कहा, बहन अनिका, क्या तुम? कोट, मैं यात्रा पर जा रही हूँ। कोट, अनिका ने कहा। फिर उसने दक्ष की ओर देखा और कहा, दक्ष, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। कोट, दक्ष अनिका की बात सुनकर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। अनिका बहुत दृढ़ निश्चय लग रही थी। उसने अपना मन बना लिया था, वह दक्ष के साथ यात्रा पर जाना चाहती थी। दक्ष जानता था कि वह अनिका को मना नहीं कर सकता, क्योंकि अनिका वैसे भी नहीं मानने वाली थी। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम अस्थायी रूप से हमारे साथ आ सकती हो। जब हम चैंपियन अकादमी वापस जाएंगे तो हम ब्लू फायर सिटी में रुकेंगे। कोट, फिर दक्ष ने आकाशीय सम्राट आदित्य की ओर देखा और कहा, मास्टर आदित्य, अब हम चलते हैं। कोट, ठीक है, आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं। कोट, आकाशीय सम्राट आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दक्ष, अनिका और उसके दोस्त ब्लू फायर टावर से बाहर चले गए। बाहर आने के बाद दक्ष ने अपना जहाज निकाला और वे सभी जहाज पर कूदे और तेज गति से वहां से चले गए। ब्लू फायर टावर के सदस्यों और आकाशीय सम्राट आदित्य ने दक्ष और उसके दोस्तों को जाते हुए देखा और आकाशीय सम्राट आदित्य ने कहा, 9 महान दिव्य महलों में स्थिति अराजक होने वाली है। इस बार ड्रैगन रिज माउंटेन को बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। कोट, 7 दिन बाद प्रज्ञान द्वीप के चारों ओर कई छोटे छोटे द्वीप थे जो प्रज्ञान द्वीप का ही हिस्सा थे। इस समय एक छोटे से द्वीप पर हवा में पार्श्विक ऊर्जा तैर रही थी। पूरा द्वीप पार्श्विक ऊर्जाओं से भरा हुआ था। धूल के कण हवा में उड़ रहे थे और हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी। द्वीप के बीच में 2 विशालकाय वानर एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक लकड़ी की छड़ी हवा में तैर रही थी और भयानक ऊर्जाएं उत्सर्जित कर रही थी। एक विशालकाय मिट्टी का हाथ हवा में दिखाई दिया और उसने लकड़ी की छड़ी को कुचल दिया। उस विशालकाय पृथ्वी हाथ ने लकड़ी की छड़ी को कुचलने के बाद आगे बढ़ना जारी रखा और दूसरे वानर के शरीर से जा टकराया, जिससे वह वानर दूर जा गिरा और खून की खांसी करने लगा। वह हार चुका था। भव्यांश, तुम फिर से हार गए। कोट, महान पृथ्वी दानव वानर ने हंसते हुए कहा। वे 2 विशालकाय वानर महान पृथ्वी दानव वानर और भव्यांश थे। भव्यांश के दादा महान वानर सम्राट भी वहां मौजूद थे। वे वहां खड़े होकर भव्यांश और महान पृथ्वी दानव वानर की लड़ाई देख रहे थे। भव्यांश महान पृथ्वी दानव वानर से कई बार हार चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बार बार प्रयास करता रहा। लानत है तुम पर, चलो फिर से लड़ते हैं। कोट, भव्यांश ने खड़े होकर अपने मुंह से निकल रहे खून को पोंछते हुए कहा। वह हार नहीं मानना चाहता था। भव्यांश, तुमने बहुत प्रयास कर लिया, अब थोड़ी देर आराम करो, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कोट, महान वानर सम्राट ने भव्यांश से कहा। वे अपने पोते को इस तरह बार बार घायल होते देखकर थोड़े चिंतित थे। दादाजी, मैं अभी और लड़ सकता हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे मजबूत बनने की जरूरत है। मैं सेलेस्टियल दीवर पैलेस को नष्ट करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे बहुत बहुत मजबूत बनना है। कोट, भव्यांश ने दृढ़ निश्चयी होकर कहा। उस समय सेलेस्टियल दीवर पैलेस ने भव्यांश को नियंत्रित किया था। भव्यांश इस बात को कभी नहीं भूलेगा। वह सेलेस्टाइल दीवर पैलेस से अपना बदला लेना चाहता था और उसे नष्ट करना चाहता था। इधर भव्यांश की बात सुनकर महान मानव सम्राट ने आह भरी। वे जानते थे कि उनका पोता भव्यांश उस समय को नहीं भूला था। वह सेलेस्टियल दीवर पैलेस से बहुत नफरत करता था और उसे नष्ट करने के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करके मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। भव्यांश की बात सुनकर महान मानव सम्राट ने आह भरी। वे जानते थे कि उनका पोता भव्यांश उस समय को नहीं भूला था।
वह सेलेस्टियल धीवर पैलेस से बहुत नफरत करता था और उसे नष्ट करने के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करके मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पिताजी अभी भी छोटी दुनिया में है। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा होगा। छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार 9 महान दिव्य महलों के अधीन है। अब तक शायद छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया होगा। हम शायद छोटी दुनिया में दोबारा वापस नहीं जा पाएंगे। कोट, महान वानर सम्राट ने आह भरते हुए कहा। भव्यांश ने अपने दादाजी की ओर देखा और कहा, दादाजी आप चिंता न करें। आज नहीं तो कल मैं और मेरे दोस्त सेलेस्टियल धीवर पैलेस को नष्ट कर देंगे और हम एक बार फिर छोटी दुनिया में जा पाएंगे। अब हम सम्राट बन चुके हैं और जल्द ही हम और भी अधिक मजबूत हो जाएंगे। फिर हम 9 महान दिव्य महलों में जाकर उन्हें नष्ट कर देंगे। कोट, भव्यांश पहले ही ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ चुका था और एक सम्राट बन चुका था। युवंश, विशाल और नवीन ने भी ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ दिया था और वे सभी एक निम्न स्तरीय सम्राट बन चुके थे। वे पहले से बहुत मजबूत हो चुके थे। इधर महान वानर सम्राट ने भव्यांश की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि वह दिन कब आएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वह दिन जरूर आएगा। भव्यांश, कोट, किसी ने कहा। इस समय 3 लोग उस द्वीप पर दिखाई दिए और भव्यांश के सामने उतरे। भाई युवंश, भाई विशाल, भाई नवीन, मैं अभी आप तीनों के बारे में ही बात कर रहा था। आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप यात्रा पर जा रहे हैं? कोट, भव्यांश ने अपने सामने खड़े 3 लोगों की ओर देखते हुए कहा। वास्तव में हम अनुभव प्राप्त करने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। हमें बाहर जाने की जरूरत है ताकि हम और अधिक मजबूत बन सके और अपनी ताकत में सुधार कर सकें। कोट, विशाल ने कहा। उन्हें एक जगह पर रहना पसंद नहीं था, उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यात्रा करने की जरूरत थी। वे दुनिया देखना चाहते थे और साथ ही अपने शिक्षकों को ढूंढना चाहते थे। वे पहले से ही निम्न स्तरीय सम्राट बन चुके थे, इसलिए वे यात्रा पर जा सकते थे। बहुत बढ़िया, मैं भी आपके साथ आऊंगा। कोट, भव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा। विशाल ने अपना सिर हिलाया। वे भव्यांश से इसी के बारे में पूछने आए थे। भव्यांश ने अपने दादाजी की ओर देखा और कहा, दादाजी आपके बारे में क्या आप भी हमारे साथ आना चाहेंगे? कोट, नहीं, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। कोट, महान वानर सम्राट ने कहा। वे बूढ़े हो चुके थे, वे उन युवा लोगों के साथ नहीं रह सकते थे। ठीक है। कोट, भव्यांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद जैसे ही वे चारों जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने दूर से किसी काली चीज को तेज गति से आते हुए देखा। वह क्या है? उसकी गति अविश्वसनीय है। कोट, भव्यांश ने कहा। विशाल, नवीन और युवंश भी उस चीज को देखने लगे। उन सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ी ली। वह काली चीज तेज गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। जब वह काली चीज और करीब आई और उन्होंने उस काली चीज को स्पष्ट रूप से देखा तो वे हैरान रह गए। दक्ष, भव्यांश ने हैरान होकर कहा। और विश्वनाथ और जहान भी हैं। कोट, युवंश ने कहा। वह काली चीज एक प्राचीन जहाज था जिस पर कई लोग सवार थे। दक्ष सबसे आगे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उस जहाज पर विश्वनाथ, जहान और माधव भी थे, जिन्हें देखकर विशाल, युवंश और नवीन हैरान रह गए। जहाज जल्द ही उस द्वीप पर पहुंचा और दक्ष और उसके दोस्त जहाज से कूद गए। वे भव्यांश और अन्य लोगों के सामने उतरे। दक्ष, भाइयों, कोट, विशाल, युवंश और नवीन ने एक साथ कहा। वे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं देखा था और अब आखिरकार वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। वे बहुत खुश थे। दक्ष, विश्वनाथ, जहान, युवंश, नवीन और विशाल ने आपस में मुट्ठियां टकराई और एक दूसरे को गले लगाया। आखिरकार अब वे एक साथ थे। ये बहुत खुशी की बात थी। दक्ष, तुम वापस आ गए। तुम कैसे हो? कोट, भव्यांश ने पूछा। वह मुस्कुरा रहा था। वह दक्ष को देखकर खुश था। मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? लगता है तुम पहले से बहुत मजबूत हो गए हो। कोट, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब मैं पहले से मजबूत हो गया हूँ। अब मैं एक निम्न स्तरीय सम्राट हूँ। कोट, भव्यांश ने हंसते हुए कहा। दक्ष ने युवंश, विशाल और नवीन की ओर देखा और कहा, राजबीर को मिलाकर अब हम 7 शिष्य हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि अन्य लोग कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे, और हमारे शिक्षक कैसे होंगे। कोट, जिस तरह से हम साथ हैं उसी तरह जल्द ही अन्य लोग भी हमारे साथ होंगे, साथ ही हमारे 2 शिक्षक भी। कोट, विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। आकाश नगर समूह के 11 प्रत्यक्ष शिष्यों में से 6 पहले से ही यहाँ थे। दक्ष, तुम अच्छे हो, तुमने भाई विश्वनाथ और भाई जहान को भी ढूंढ लिया। कोट, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उस समय सेलेस्टियल धीवर पैलेस ने विशाल, युवंश और नवीन को अपने नियंत्रण में ले लिया था और दक्ष ने उन्हें बचाया था।
हम पवित्र शहर में एक दूसरे से मिले। अब हम आपसे मिलने वापस आए हैं। हम वही करना चाहते हैं जो हमारे दोनों शिक्षक चाहते थे। हमने पवित्र शहर में आकाश नगर समूह का पुनर्निर्माण किया है। कोट, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वास्तव में? क्या अपने पवित्र शहर में आकाश नगर समूह का पुनर्निर्माण किया है? कोट, युवंश ने उत्साहित होकर कहा, दक्ष सही कह रहा है। हमने पवित्र शहर में आकाश नगर समूह का पुनर्निर्माण किया है। अब हम यहाँ वापस आए हैं क्योंकि हम छोटी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। हम विंध्याचल वापस जाना चाहते हैं। अब 9 महान दिव्य महलों में स्थिति को बदलना होगा। हम उन्हें कुचल देंगे। कोट, विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, 9 महान दिव्य महलों ने छोटी दुनिया को नियंत्रित किया। उन्होंने छोटी दुनिया के योद्धाओं को शिकार के रूप में माना। अब उन्हें इसका बदला चुकाना होगा। इधर विश्वनाथ की बात सुनकर विशाल ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, भाई, भले ही हम मजबूत हो गए हो, लेकिन 9 महान दिव्य महलों को हराना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ कई उच्च स्तरीय सम्राट है। मध्यम स्तर के सम्राटों को भी हराना मुश्किल है। अगर हम वहाँ गए तो। कोट, विशाल चिंतित था। उसे लग रहा था कि वे अभी 9 महान दिव्य महलों को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। जब तक कि प्रज्ञान द्वीप के योद्धा उनकी मदद नहीं करते। चिंता मत करो, हमारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं। हम उन्हें जरूर हराएंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। कोट, विश्वनाथ ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। विश्वनाथ की बात सुनकर युवंश, विशाल और नवीन ने हैरानी से विश्वनाथ की ओर देखा। विश्वनाथ आश्वस्त लग रहा था। जब उन्होंने देखा कि विश्वनाथ कितना आश्वस्त है, तो उन तीनों ने अपना सिर हिलाया। अगर विश्वनाथ ये कह रहा था, तो इसका मतलब था कि वह जानता था कि वे क्या कर रहे थे। वे उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे जब वे सेलेस्टियल धीवर पैलेस को नष्ट कर देंगे। ठीक है, चलो पहले मास्टर अगस्त्य से मिलने चलते हैं। हमें उनका अभिवादन करना चाहिए। फिर हम 9 महान दिव्य महलों की ओर चलेंगे। कोट, दक्ष ने कहा। वह प्रज्ञान द्वीप पर था, उसे बड़ों का अभिवादन करना था, अन्यथा यह अशिष्टता होगी। ठीक है, चलो। आरना को तुम्हारी बहुत याद आती है। कोट, युवंश ने हंसते हुए कहा। युवंश की बात सुनकर दक्ष की आंखें चमक उठी। वह सोच रहा था कि आरना अब कैसी होगी। दक्ष को याद था कि जब वह प्रज्ञान द्वीप पर था, तो आरना उसे हमेशा परेशान किया करती थी। वह उसे अभ्यास के लिए नई नई जगहों पर ले जाती थी। भले ही आरना उसे परेशान करती थी, लेकिन उसी की वजह से दक्ष प्रज्ञान द्वीप पर लगातार मजबूत होता जा रहा था। महान पृथ्वी दानव वानर, हमारे साथ चलो। कोट, दक्ष ने महान पृथ्वी दानव वानर से कहा। महान पृथ्वी दानव वानर दक्ष के सामने आया। उसकी ऊर्जा भयानक और दमनकारी थी। छोटे लड़के, तुम वापस आ गए हो। क्या तुम मेरे खिलाफ लड़ना नहीं चाहते? कोट, महान पृथ्वी दानव वानर ने कहा। उस समय दक्ष अभ्यास करने के लिए हमेशा महान पृथ्वी दानव वानर से लड़ने आता था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए महान पृथ्वी दानव वानर को देखा और कहा, उस समय तुम मुझे अपमानित करते रहते थे, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोट, खाली शब्द, यहाँ आओ और लड़ो। कोट, महान पृथ्वी दानव वानर ने पार्श्विक ऊर्जा जारी करते हुए कहा। महान पृथ्वी दानव वानर पीछे कूद गया और दक्ष को उकसावे भरी नजरों से देखने लगा। दक्ष व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और हवा की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए तेज गति से आगे बढ़ गया। महान पृथ्वी दानव वानर ने जोरदार दहाड़ लगाई और दक्ष की दिशा में अपना मुक्का मारा। दक्ष ने महान पृथ्वी दानव वानर के हमले को चकमा नहीं दिया। इसके विपरीत उसने भी महान पृथ्वी दानव वानर की दिशा में अपना मुक्का मारा। बूम! कोट, दोनों की मुठ्ठियां आपस में टकराईं और हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें फैल गई। तेज ऊर्जाएं आसमान की ओर बढ़ी और महान पृथ्वी दानव वानर को पीछे धकेल दिया गया। स्थिर होने के बाद महान पृथ्वी दानव वानर ने अपनी हथेली को देखा। उसकी हथेली से खून बह रहा था और उसे अपनी भुजा में भयानक दर्द महसूस हो रहा था। महान पृथ्वी दानव वानर ने अपना सिर उठाया और दक्ष की ओर देखा। दक्ष अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। जब दक्ष के दोस्तों ने ये देखा, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्ष बहुत शक्तिशाली हो गया था। महान पृथ्वी दानव वानर दक्ष के एक हमले से घायल हो गया था। इधर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम क्या सोचते हो? कोट, महान पृथ्वी दानव वानर ने आह भरी और कहा, छोटे लड़के, तुम बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो। मुझे और अभ्यास की जरूरत है। कोट, महान पृथ्वी दानव वानर ने यह नहीं सोचा था कि दक्ष इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली हो जाएगा। आज से 2 साल पहले वह दक्ष को अपमानित करता रहता था, लेकिन अब दक्ष बहुत शक्तिशाली हो गया था। वह अपने एक मुक्के से उसे घायल कर सकता था और ऐसा लग रहा था कि दक्ष ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। ठीक है, अब चलो चलते हैं। कोट, दक्ष ने कहा। फिर वे सभी सम्राट अगस्त्य के पास चले गए।
महान पृथ्वी दानव वानर भी उनके पीछे चला गया। कुछ समय बाद वे एक अन्य द्वीप पर पहुंचे जो पाश्विक ऊर्जाओं से भरा हुआ था। जब दक्ष उस द्वीप पर पहुंचा तब अचानक एक लाल सिलहुट दिखाई दिया और तेज गति से दक्ष की ओर बढ़ गया। उसने तुरंत दक्ष को पकड़ लिया और गले लगा लिया। छोटे भाई दक्ष, तुम अपनी बहन से मिलने वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। कोट। आरना ने दक्ष को बहुत जोर से गले लगाते हुए कहा। दक्ष अवाक रह गया। आरना बिल्कुल भी नहीं बदली थी। बहन आरना, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। मैं यहाँ कुछ दोस्तों के साथ आया हूँ, इसलिए मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाऊंगा, मुझे खेद है। कोट। दक्ष ने कहा। आरना ने दक्ष की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में मेरी याद आई? तुम बहुत अच्छे हो। कोट। फिर आरना ने दक्ष के दोस्तों की ओर देखा और कहा, छोटे भाई, तुम्हारे दोस्त वाकई मजबूत हैं और यहाँ 2 खूबसूरत लड़कियां भी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए। कोट। आरना अभी भी दक्ष को पकड़े हुए थी और उसे गले लगा रही थी। इसी समय एक काला सिलहुट दिखाई दिया। ये सम्राट अगस्त्य थे। दक्ष उन्हें देखकर खुश हो गया और उसने कहा, चाचा अगस्त्य। कोट। सम्राट अगस्त्य ने दक्ष की ओर देखा। दक्ष मदद की भीख मांग रहा था। सम्राट अगस्त्य ने आह भरी और कहा, अब उसे छोड़ दो। कोट। अपने काम से काम रखो। कोट। आरना ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन फिर भी उसने दक्ष को छोड़ दिया। दक्ष ने सम्राट अगस्त्य की ओर देखा और कहा, चाचा अगस्त्य, आप कैसे हैं? क्या सब ठीक है? कोट। सम्राट अगस्त्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, सब ठीक है। दक्ष, आप और आपके कई दोस्त यहाँ आए हैं, क्या कोई विशेष कारण है? क्या आप कहीं जा रहे हैं? कोट। सम्राट अगस्त्य ने देखा कि दक्ष के साथ जो लोग थे वे बेहद शक्तिशाली थे, साथ ही वे विशेष भी थे। सम्राट अगस्त्य एक जानवर थे, इसलिए उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि जिया और रजत अविश्वसनीय जानवर थे। वास्तव में हम यहाँ एक विशेष कारण से आए हैं। हम 9 महान दिव्य महलों में वापस जाना चाहते हैं। हमें कुछ मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है। कोट। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष की बात सुनकर सम्राट अगस्त्य की आंखें चमक उठी और उन्होंने पूछा, क्या आपको प्रज्ञान द्वीप की मदद की आवश्यकता है? आखिरकार 9 महान दिव्य महल को ड्रैगन रिज माउंटेन का समर्थन प्राप्त है और ड्रैगन रिज माउंटेन बेहद शक्तिशाली है। वह एक महान शाही समूह है। कोट। चाचा अगस्त्य, पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। ड्रैगन रिज माउंटेन के महान सम्राट हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अन्य लोगों से हम स्वयं निपट लेंगे। कोट। दक्ष ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा। दक्ष की बात सुनकर सम्राट अगस्त्य और आरना प्रभावित दिखे। दक्ष, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मुझे कुछ मजे करने हैं। कोट। आरना ने कहा। कोट। आरना की बात सुनकर दक्ष व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। दक्ष सोच रहा था कि वह वहां क्या करेगी। उसने पिछली बार आरना को लड़ते हुए देखा था। उसने एक सम्राट को बेरहमी से मार डाला था। उसके तरीके बेहद क्रूर थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कोट। आरना ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप हमारे साथ आ सकती हैं। कोट। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आरना के होने से उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। यह उनके लिए फायदेमंद था, इसलिए दक्ष ने उसे मना नहीं किया। बहुत बढ़िया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड के पास ले चलती हूँ। वह तुम्हें बहुत याद करती है। कोट। आरना ने दक्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा। आरना की बात सुनकर दक्ष के दोस्तों ने उसे अजीब नज़रों से देखा। वहां पहले से ही 2 खूबसूरत लड़कियां थीं और अब दक्ष की एक और गर्लफ्रेंड थी। दक्ष वास्तव में एक प्लेयर था। दक्ष व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और फिर वह आरना के साथ वहां से चला गया। आरना का दक्ष की छोटी गर्लफ्रेंड से तात्पर्य दीपांशी से था। दक्ष को जाते हुए देखकर तुहिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भाई दक्ष वास्तव में एक खिलाड़ी है। उसकी 1 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है। कोट। तुहिन की बात सुनकर विश्वनाथ और अन्य लोगों ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन दोनों लड़कियों ने तुहिन को घूर कर देखा। जब तुहिन को एहसास हुआ कि दोनों लड़कियां उसे घूर रही हैं, तो वह तुरंत चुप हो गया। दूसरी तरफ आरना दक्ष को उस जगह ले गई जहां दीपांशी रहती थी। दीपांशी इस समय कुछ पौधों को पानी दे रही थी। वे पौधे दुर्लभ औषधि थे जो दक्ष ने मेडिसिनल किंग पैलेस से चुराकर दीपांशी को दिए थे जब वह पिछली बार दीपांशी से मिलने आया था। जब दक्ष वहां पहुंचा तो दक्ष को देखकर दीपांशी बहुत खुश हो गई। दीपांशी इतनी ज्यादा खुश थी कि वह बात करना भूल गई और दक्ष को देखती रही। दीपांशी, तुम बहुत खूबसूरत हो। कोट। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष को समझ नहीं आया कि उसे और क्या कहना चाहिए। दीपांशी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब दीपांशी ने दक्ष की बात सुनी तो वह कांप उठी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया।
फिर दीपांशी ने अपना सिर उठाया और विषय बदलते हुए कहा, दक्ष, तुम्हारी यात्रा कैसी चल रही है? तुम कैसे हो? कोट। बात करते समय दीपांशी पहले की तरह ही सौम्य और सुंदर दिख रही थी। दीपांशी ने अपना सिर उठाया और विषय बदलते हुए कहा, दक्ष, तुम्हारी यात्रा कैसी चल रही है? तुम कैसे हो? कोट। बात करते समय दीपांशी पहले की तरह ही सौम्य और सुंदर दिख रही थी। मैं ठीक हूं और मेरी यात्रा भी बहुत अच्छी चल रही है। दीपांशी, तुम यहाँ बोर हो रही होगी, है ना? कोट। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपांशी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही हूँ। मैं यहाँ बहुत अच्छे से दवाई बनाने के विषय में अध्ययन कर रही हूँ। मैंने यहाँ कई तरह की हर्बल औषधियाँ और दवाइयाँ बनाना सीखा है। इसके अलावा अगर मेरे पास समय होता है तो बहन आरना मुझे साधना का अभ्यास करने में मदद करती है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कोट। दीपांशी, तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें जनजाति की याद आती है। मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। कोट। दक्ष ने कहा। दक्ष जानता था कि दीपांशी एक साधारण जीवन जीना चाहती थी। उसे बहुत मजबूत योद्धा बनने में कोई रुचि नहीं थी। वह एक देवी थी और वह हमेशा लोगों की मदद करना चाहती थी। उसे अपनी जनजाति की याद आती थी। तुम वहाँ वापस जा रहे हो? क्या ये संभव है? कोट। दीपांशी ने हैरान होकर कहा, जब उसने दक्ष की बात सुनी। वास्तव में मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। इस बार रेगिस्तानी जनजाति पर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा, वहाँ किसी का नियंत्रण नहीं होगा। मैं और मेरे दोस्त वहाँ जाकर 9 महान दिव्य महलों और ड्रैगन रिज माउंटेन को नष्ट कर देंगे। कोट। दक्ष ने गंभीरता से कहा। दक्ष की बात सुनकर दीपांशी हैरान हो गई और उसने अपने पीछे झोपड़ी की ओर देखा, जहां एक बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। बूढ़ा आदमी झोपड़ी से बाहर आया और उसने दीपांशी से कहा, दीपांशी, तुम्हें वापस जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम कभी भी यहाँ वापस आ सकती हो। जब भी तुम्हें हमारी याद आए तुम यहाँ आकर हमारे साथ रह सकती हो। प्रज्ञान द्वीप तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, तुम यहाँ हमेशा आ सकती हो। कोट। मास्टर। कोट। बूढ़े आदमी की बात सुनकर दीपांशी ने कहा। आरना ने दीपांशी की ओर देखा और कहा, दीपांशी, चिंता मत करो। तुम अकेले यहाँ रहकर बोर हो रही होगी। तुम्हें दक्ष के साथ जाना चाहिए, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। कोट। दीपांशी ने आरना की ओर देखा और कहा, मैं जनजाति में वापस जाना चाहती हूँ। अगर मैं दक्ष के साथ रहती हूँ तो मैं उसके लिए एक बोझ बन जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दक्ष को कोई परेशानी हो। कोट। ठीक है, तो फिर अपने मास्टर को अलविदा कहो, हमें चलना होगा। कोट। आरना ने कहा। दीपांशी ने अपना सिर हिलाया और वह बूढ़े आदमी के पास चली गई। दीपांशी ने बूढ़े आदमी से कुछ देर तक बातें की और फिर अपने साथ कुछ औषधीय पौधों को लेकर वापस आ गई। ठीक है, चलो चलते हैं। कोट। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपांशी ने अपना सिर हिलाया और फिर वे तीनों हवा में उड़ गए। दीपांशी पहले से ही स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। बस एक कदम और वह सम्राज्ञी बन जाएगी। जब दीपांशी, आरना और दक्ष हवा में थे तब आरना ने दक्ष की ओर देखा और कहा, दक्ष, जब 2 साल पहले तुम यहाँ से चले गए थे तब शाश्वत महल का एक योद्धा तुम्हें ढूंढता हुआ प्रज्ञान द्वीप पर आया था। आश्चर्यजनक रूप से उसने 1 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन अंत में जब उसने तुम्हें नहीं पाया तो वह वापस चला गया। कोट। शाश्वत महल का योद्धा प्रज्ञान द्वीप पर आया था? कोट। दक्ष ने हैरान होकर कहा। दक्ष को नहीं पता था कि शाश्वत महल उसका पीछा करते हुए प्रज्ञान द्वीप तक आ गया था। दक्ष ने सोचा कि शायद शाश्वत महल अब तक उसके बारे में भूल चुका होगा। जल्द ही वे तीनों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर विश्वनाथ और अन्य लोग थे। दक्ष ने सम्राट अगस्त्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा अगस्त्य, अब हम चलते हैं। हम आपसे मिलने वापस आएंगे। कोट। सम्राट अगस्त्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। आरना तुम्हारे साथ जा रही है, अगर कुछ हुआ तो आरना या तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर ड्रैगन रिज माउंटेन का वेदांत तुम पर हमला करने की कोशिश करता है तो तुम उसे हमारे समझौते के बारे में बताना। मुझे उसे एक अच्छा सबक सिखाने में खुशी होगी। कोट। जरूर। कोट। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उस समय जब सम्राट अगस्त्य ने दक्ष को लिया था तब सम्राट अगस्त्य और सम्राट वेदांत इस बात पर सहमत हुए थे कि किसी दिन दक्ष और सम्राट वेदांत के प्रिय शिष्य विहान एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। दक्ष उस समझौते के बारे में भूल चुका था। अगर सम्राट अगस्त्य ने उसे याद नहीं दिलाया होता तो दक्ष को ये बात याद भी नहीं आती। वैसे भी अब दक्ष को विहान की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नज़रों में भले ही विहान प्रतिभाशाली था, लेकिन वह 2 सालों में मध्यम स्तर का सम्राट नहीं बन सकता था।
हर कोई जीशान की तरह प्रतिभाशाली नहीं था। जीशान केवल आधे साल में मध्यम स्तर का सम्राट बन गया था। फिर मिलेंगे चाचा अगस्त्य, फिर मिलेंगे महान पृथ्वी दानव वानर। कोट दक्ष ने उनसे विदा लेते हुए कहा। इसके बाद दक्ष ने अपना जहाज निकाला और सभी लोग जहाज पर कूद गए। फिर जहाज तेज गति से आगे बढ़ गया और उन्होंने प्रज्ञान द्वीप छोड़ दिया। जहाज को जाते हुए देखकर सम्राट अगस्त्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, वेदांत, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हमारा समझौता याद होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा शिष्य विहान दक्ष से मुकाबला कैसे करता है। कोट इसके बाद सम्राट अगस्त्य का सिलहुट गायब हो गया और वह वहां से चले गए। महान पृथ्वी दानव वानर भी वहां से चला गया। दूसरी तरफ स्काई जहाज पर दक्ष, मुझे बताओ, क्या जिया और अनिका तुम्हें पसंद करती है? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। कोट आरना ने दक्ष से कहा। आरना जब से जहाज पर चढ़ी थी तब से वह दक्ष को छेड़ रही थी। वह पूछती रही कि क्या दक्ष और जिया के बीच कुछ है, क्या अनिका दक्ष को पसंद करती है, क्या दक्ष की और भी गर्लफ्रेंड है। दक्ष परेशान था, लेकिन उसे इसकी आदत थी। जब वह प्रज्ञान द्वीप पर था तब आरना उसे हमेशा परेशान किया करती थी। इधर दक्ष के दोस्त आरना को दक्ष को परेशान करते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें आरना से कोई परेशानी नहीं थी। आरना उन्हें मजेदार लगी। वह बहुत मजेदार और मजाकिया थी। दक्ष की बदौलत जहाज में सभी लोग एक दूसरे को जानने लगे थे। उन सभी को आरना बहुत अच्छी लगी। इस समय जहाज पर 4 खूबसूरत महिलाएं थीं। वे चारों महिलाएं अपने अपने तरीके से बेहद खूबसूरत थीं। इसके अलावा उनमें से 3 ऐसी महिलाएं थीं जो दक्ष को पसंद करती थीं। वे 3 महिलाएं इस समय एक साथ थीं और दक्ष और आरना को देखकर मुस्कुरा रही थी। बहन आरना वाकई खूबसूरत और अच्छी महिला है। वह दक्ष के साथ एक छोटे भाई की तरह व्यवहार करती है। मैंने दक्ष को पहले कभी किसी के सामने इस तरह असहाय होते नहीं देखा। वह वास्तव में बहन आरना का सम्मान करता है। कोट जिया ने कहा, वास्तव में बहन आरना अद्भुत है। कोट अनिका ने कहा। फिर अनिका ने दीपांशी की ओर देखा और कहा, बहन दीपांशी, आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या आप वास्तव में दक्ष की गर्लफ्रेंड है? कोट अनिका को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि दीपांशी दक्ष की गर्लफ्रेंड थी। वह बस यही चाहती थी कि वह दक्ष के साथ रह सके और उसके दिल में उसकी एक जगह हो। इधर जब दीपांशी ने अनिका की बात सुनी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने कहा, बहन अनिका, ऐसी बात नहीं है। मैं दक्ष की गर्लफ्रेंड नहीं हूं, हम केवल अच्छे दोस्त हैं। कोट भले ही दीपांशी ने यह कहा था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दक्ष को पसंद करती थी, लेकिन उसने दक्ष से कभी नहीं कहा। फिर दीपांशी ने अनिका और जिया की ओर देखा और कहा, बहन अनिका, बहन जिया, आप दोनों भी बेहद खूबसूरत हैं। क्या आप दक्ष की गर्लफ्रेंड है? कोट जब अनिका और जिया ने दीपांशी की बात सुनी तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। बहन दीपांशी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी दक्ष की केवल दोस्त हूँ। कोट अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। और मैं भी, मेरे कबीले के बुजुर्गों ने दक्ष से मेरा विवाह तय किया है, लेकिन ये केवल बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए है ताकि कुछ शक्तिशाली योद्धा दक्ष पर हमला न कर सकें। वास्तव में हम एक दूसरे के केवल अच्छे दोस्त हैं। कोट जिया ने कहा। हालांकि उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि वह दक्ष को पसंद करती है या नहीं। उसने दक्ष से केवल इसलिए दोस्ती की थी ताकि वह दक्ष के साथ मिलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का अध्ययन कर सके। लेकिन समय के साथ स्थितियां बदल गई। अब वह दक्ष को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। आपके कबीले के बुजुर्गों ने आपकी शादी दक्ष से तय की है। कोट अनिका और दीपांशी ने एक साथ कहा। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जिया और दक्ष की शादी तय हो चुकी थी। वास्तव में, लेकिन दक्ष और मैं केवल दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोट जिया ने कहा। दीपांशी और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों महिलाएं थीं और वे महसूस कर सकती थी कि जिया दक्ष को पसंद करती थी। अगर उसके कबीले के बुजुर्गों ने जिया की शादी दक्ष से तय की थी तो संभवतः भविष्य में जिया दक्ष से शादी अवश्य कर सकती थी। उन तीनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वे दक्ष की ओर देखने लगी। उन तीनों के मन में दक्ष के लिए भावनाएं थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी दक्ष के सामने इसका इजहार नहीं किया था। हालांकि दक्ष को ये बात पता थी कि उन तीनों में से 2 महिलाएं उसे पसंद करती हैं। दक्ष को ये पता नहीं था कि जिया भी उसे पसंद करने लगी है। इस समय दक्ष ने अपना सिर घुमाया और उन तीनों महिलाओं की ओर देखा। अचानक उन तीनों महिलाओं का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन तीनों ने अलग अलग दिशा में देखना शुरू कर दिया। जब दक्ष ने ये देखा तो वह अवाक रह गया।
उसे समझ नहीं आया कि उन तीनों महिलाओं को क्या हो गया था। 9 महान दिव्य महलों का क्षेत्र। 9 महान दिव्य महलों का क्षेत्र विशाल था। वहां कुछ भी नहीं बदला था। सभी 9 महलों के सदस्य अपने अपने महलों में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हालांकि कुछ लोगों के बीच मतभेद भी थे। लोगों को पता था कि सेलेस्टियल धीवर पैलेस और सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के बीच तनाव था, क्योंकि सेलेस्टियल वर्धन पैलेस अगले 10,000 सालों तक छोटी दुनिया का प्रबंधन करने वाला था। इसके अलावा सेलेस्टियल धीवर पैलेस और मेडिसिनल किंग पैलेस के बीच में दक्ष की वजह से तनाव था। दक्ष के जाने के बाद चीजें थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन फिर भी सेलेस्टियल धीवर पैलेस और मेडिसिनल किंग्स पैलेस के योद्धा पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते थे। 10 दिन बाद बफर जोन। इस समय 9 महान दिव्य महलों के बफर जोन में एक विक्रेता के बूथ के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। इसी समय प्रनील अपने साथियों के साथ सड़क पर चल रहा था। जब उसने बूथ के सामने इतनी भीड़ देखी तो वह हैरान रह गया। वह बूथ के पास गया और वहां बहुत सारे बैंगनी पत्थर देखे। उन्हें देखकर उसने भौहें सिकोड़ी ली और कहा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बहुत सारे पर्पल ज़ैड है। वे पवित्र चिन्हों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग हथियार बनाने और डिप्लॉयमेंट मंत्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इतने सारे पर्पल ज़ैड की कीमत बहुत अधिक है। थोक में खरीदने पर भी इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। आखिर इतने सारे पर्पल ज़ैड कौन खरीद रहा है? कोट, पर्पल ज़ैड की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन एक सम्राट भी इसे इतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। 9 महान दिव्य महलों में केवल 2 महल हैं जो पर्पल ज़ैड बेचते हैं, सेलेस्टियल वर्धन पैलेस और ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस। शायद उनके सदस्यों को इस बारे में पता होगा कि इतने सारे पर्पल ज़ैड कौन खरीद रहा है। कोट, प्रनील के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने कहा। उन्होंने सोचा कि आखिर इतने सारे पर्पल ज़ैड का कौन क्या करना चाहता है। प्रनील ने अपने सामने खड़े 2 लोगों की ओर देखा। वे 2 लोग नीरज और महेश वर्धन थे। प्रनील ने कहा, भाई महेश। कोट, प्रनील की आवाज़ सुनकर महेश वर्धन ने अपना सिर घुमाया और प्रनील की ओर देखा। नीरज ने भी उसकी आवाज़ सुनी और प्रनील की ओर देखा। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई प्रनील, आप यहाँ कैसे? कोट, हालांकि प्रनील ने नीरज को अनदेखा कर दिया और महेश वर्धन के पास जाकर पूछा, भाई महेश, क्या आप जानते हैं कि इतने सारे पर्पल ज़ैड कौन खरीद रहा है? कोट, जब नीरज ने देखा कि प्रनील ने उसे अनदेखा कर दिया है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गुस्से से प्रनील की ओर देखने लगा। इधर महेश वर्धन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह एक रहस्यमय समूह है। कल शाम एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि उसे कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है। उसने इसके लिए बहुत अच्छी कीमत भी पेश की और हम उसे मना नहीं कर सके। कोट, महेश वर्धन की बात सुनकर प्रनील ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या उन्होंने कुछ और भी मांगा है? कोट, हाँ, उन्हें गोल्डन सैंड और रेड स्टोन भी चाहिए। कोट, महेश वर्धन ने कहा। यह सुनकर प्रनील और भी ज्यादा हैरान रह गया। इन सभी चीजों का उपयोग एक मजबूत और सुरक्षात्मक इमारत बनाने के लिए किया जाता था। प्रनील सोच रहा था कि आखिर वह रहस्यमय समूह कौन था और वह इन सभी चीजों के साथ क्या करना चाहता था। प्रनील महेश वर्धन से कुछ और पूछने वाला था, लेकिन महेश वर्धन वहां से चला गया। उसके साथ नीरज भी चला गया। प्रनील ने कहा, आखिर ऐसा कौन है जिसके पास इतना सारा धन है कि वह इन सभी सामग्रियों को खरीद सके? आखिर वह इतनी सारी सामग्रियों के साथ करना क्या चाहता है? कोट, प्रनील, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति कौन है और वह उन सामग्रियों के साथ क्या करना चाहता है। कोट, प्रनील के बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा। प्रनील ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वास्तव में आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि वह रहस्यमय समूह कौन है। 20 दिन बाद, जैसा कि अपेक्षित था, 20 दिन बाद सभी को पता चल गया कि वह रहस्यमय समूह उन सभी चीजों का क्या करने वाला था। बफर जोन में एक बहुत बड़े क्षेत्र में महलों की एक श्रृंखला दिखाई दी। उन महलों के गलियारे आपस में जुड़े हुए थे। ये एक छोटे शहर की तरह लग रहा था। किसी ने वहां पहले से उपस्थित इमारतों को नष्ट कर दिया था और किसी ने भी शिकायत नहीं की थी, जिसका मतलब था कि उन इमारतों के मालिकों को उनकी अच्छी खासी कीमत मिल गई थी। भीड़ उन महलों को देखकर आश्चर्यचकित थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई अविश्वसनीय चीज देख ली हो। एक व्यक्ति ने कहा, यह कैसे संभव है? कल तक तो ये महल यहाँ नहीं थे। केवल एक रात में ये महल यहाँ कैसे आ गए? कोट, भीड़ पूरी तरह से हैरान थी। दरअसल महलों की यह श्रृंखला केवल एक रात में वहां प्रकट हो गई थी, जिससे भीड़ पूरी तरह से आश्चर्यचकित और हैरान थी। शक्तिशाली योद्धाओं के पास अविश्वसनीय शक्तियां थीं, लेकिन वे भी केवल एक रात में इस तरह की इमारतों का निर्माण नहीं कर सकते थे।